बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल खान साहब से और बीबी साहबा से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है। मुलाकात जब हमारी स्टार्ट हुई, क्योंकि हेयरिंग होती है अडयाला जेल के अंदर, और साथ जब साफ़ियों से बात की खान साहब ने, तो साफ़ियों से जो बात की और बीबी साहबा ने बात की, मैं आज मुख्तलिफ वीडियोज़ इसके ऊपर बनाऊँगा और आपके सामने वो सारी तफसीलात रखूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब खान साहब ने साफ़ियों से बात की तो खान साहब ने क्या बातें की वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अब उसके तनाज़र में यानी डेफिनेटली जब साफ़ी कोई वहाँ पर लिख रहा होता है तो वो मेन हेडलाइंस दे रहा होता है, उसके अंदर जो मज़ीद खान साहब ने बातें की उधर भी की और जो उससे हट के हमारे साथ भी की तो वो भी दरमियान में मैं ऐड कर दूँगा। अच्छा, पहली बात जो खान साहब ने कही कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। यानी कि आप किसी जमात के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं इसलिए कि अवाम जो है उसके साथ खड़ी है, आप इसलिए पाबंदी लगा रहे हैं कि आप सियासी तौर पर हार गए। तो खान साहब ने ये कहा कि ये बिल्कुल जमहूरियत के ऊपर कत्ल है और आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आइन के 71 जो है आर्टिकल वो बड़ा क्लियर है। उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास एक है उस सूरत में कि कोई जमात पाकिस्तान के खिलाफ जाती है तो हम तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम तो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खान साहब ने इसके ऊपर बात की और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी पर पहले से ही पाबंदी है, इससे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर पहले ही जेल में थे, ये फिर भी कहते हैं कि पार्टी जो है उस पर पाबंदी लगाई गई। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर ज़ाहिरी देखा जाए तो हमारी पार्टी के ऊपर तो पहले ही पाबंदी लगाई गई कि आपने भले का निशान ले लिया, उसके चेयरमैन को अंदर डाल दिया, चेयरमैन के ऊपर पाबंदी है, उसको डिस्क्वालीफाई किया, उसकी तमाम लीडरशिप को उठा लिया गया, जितने जो हैं वो मेन थे किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई, कोई हिडन हो गया क्योंकि अगवाकारियाँ, छापे, गिरफ्तारियाँ, घरों में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा था। तो ये सारी सूरत हाल उन्होंने इसको कहा कि ये ज़ाहिरी अगर देखा जाए तो ये तो पहले ही पाबंदी लगेगी। बल्ला, फिर खान साहब, फिर उसके बाद आप देख लें कि अब मखसूस नसीजें जिस तरह से छीनी गई और वो सारा मामला किया गया और PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद कर दिया गया बल्ले वाले फैसले के बाद, तो ये कहना कि पाबंदी नहीं तो पहले ही मुल्क के अंदर पाबंदी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो मरीम नवाज़ है ये कहती है कि जजेस ठीक नहीं है। जजेस तब ठीक थे जब उनके केसेस ख़त्म किए गए। यानी कि आपने देखा कि जिस तरह से नैब ने आकर बरीयत के हवाले से कहा कि बिल्कुल बरी कर दिए जाए, कोई हमें हर्ज नहीं है। जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया नवाज शरीफ को एयरपोर्ट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक वो जो बायोमेट्रिक वाली मशीनें हैं वो वहाँ पर भिजवाई गई, और जिस तरह से जो है वो बाहर बैठा हुआ था। और यहाँ पाकिस्तान, ये तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं होता कि बाहर बैठ के यहाँ पर बेल मिल जाए। बंदे को खुद सरेंडर करना होता है, उस अदालत के अंदर जाना होता है। ये नहीं हो सकता कि लंदन बैठे हुए या किसी और मुल्क में बैठे हुए। ये नवाज शरीफ को मिला है और फिर जैसे वो उनके वारंट जो दायमी थे वो भी ख़त्म हो गए और जैसे उनके केसेस ख़त्म किए गए, उस वक्त अदालतें ठीक थी। जब इनको जो है वो इन्होंने डाका डाला, आज भी एवन फील्ड अपार्टमेंट का हिसाब नहीं दिया, आज भी ये जो इन्होंने वहाँ पर मॉडल टाउन के अंदर जो सारा लोगों की लाशें बिछाई, जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जो इन्होंने इदारों के हवाले से बातें की, तो ये सारे इनके ऊपर जो जो मुकदमात बने हुए थे, वो जिस तरह से इनको क्लीन चिट्टें दी गई, वो ये कहते हैं कि वो मामला ठीक थे, उस वक्त जज ठीक थे। लिहाजा आज अगर जज जो है वो इंसाफ दे रहे हैं तो इंसाफ देने वाले जज के खिलाफ कंपेन चलाई जा रही है, उनको जो है हरासा किया जा रहा है, उनके खिलाफ बातें की जा रही हैं, उनको धमकियाँ लगाई जा रही हैं। खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आप एक शख्स को फ़ायदा दे रहे हैं। देखें, अगर वो एक शख्स को फ़ायदा दे रहे होते या वो कह रहे होते कि जनाब बड़ा वाकई जनाब ये कर दिया क्या वो किए, तो फिर आज खान साहब बाहर होते, आज जेल में ना होते। आज लीडरशिप के ऊपर पाबंदी, आज मिलिट्री ट्रायल वाले लोग जो हैं वो उधर 1 साल से उनको रखा हुआ है अंदर और उनका ट्रायल जो है वो नहीं चल रहा। और ये देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फंडामेंटल राइट्स के हवाले से पटिशन की तो आज तक वो उसके ऊपर कोई समाअत नहीं हो रही। धांधली वाला मामला वो स्टिल पेंडिंग है। 13 जो है वो जनवरी का जो बल्ले का निशान था, तो वो जो हमने उसके रिव्यू के लिए पटिशन दायर की थी वो आज तक जो है वो फिक्स नहीं हुआ। यहाँ पर दूसरी दरखास्तें, तो ये एक सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क जो है इनके मुताबिक चला जाए। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मखसूस इलियट तबका 60 साल से मुल्क पर काबिज है और हुक्मरानी कर रहा है, और उन्होंने ये कहा कि यही काबिज हैं और इनके इंटरेस्ट हैं,
इनकी जायदादें हैं बाहर, इनके बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, और अगर ये मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ लेकर आ जाएं या आइन की बालादस्ती ये लेकर आ जाएं तो फिर इन्हें तो वापस लाना पड़े, क्योंकि सबसे पहले तो इनके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, सबसे पहले इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, तो ये किसी सूरत नहीं ला सकते। और मुश्किल फैसले उन्होंने कहा कि ये भी नहीं कर सकते। मुश्किल फैसले इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्टेप लेने पड़ते हैं, फैसले करने पड़ते हैं। फैसले इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि आवाम का मैंडेट नहीं इनके पास। अगर आवाम का मैंडेट इनके पास होता तो ये डेफिनेटली मुश्किल फैसले जो हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन आवाम का मैंडेट जिसके पास है उसको फार्म 47 के तहत हरा दिया गया, और फार्म 47 के मुताबिक जो है उनको जितवा के 45 वाले जो हम लोग जीते हुए थे उनको जो है वो हरा के और उनको आकर उन चोरों को आकर मुल्क के ऊपर नाफिज कर दिया। तो ये इलीट वाला तबका जो है ये आवाम का नहीं सोचता, ये सिर्फ अपने जो है वो अपना, वो पंजाबी कहते हैं ना कि उन्नू से धक्का देना, ये सिर्फ अपने उन्होंने सीधे किए हुए। अच्छा, इसके अलावा जो है यही इलियट फोर्ड, उन्होंने कहा कि यही इलियट जो है ये किसी सूरत मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन नहीं चाहती, क्योंकि शफाफ इलेक्शन होंगे तो उससे तो ये हार जाएंगे। तो इसके ऊपर भी उन्होंने जिक्र किया, और वो 8 फरवरी आपने देखा कि किस तरह से पूरी धांधली डाका किया गया। अच्छा, बन्नू वाक़े के हवाले से खान साहब ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़, उन्होंने कहा कि बन्नू वाक़या जो हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने शदीद अपने अल्फाज में उनकी मजम्मत भी की, और कहा कि CMKP को कहें कि बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो कमीशन बनाया जाए और तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने कहा कि 69 लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां बरसाई गई, उनको शहीद की, और ये आज नहीं इससे पहले भी होता रहा है। बड़ा उन्होंने गहरी तशवीश का इजहार किया। वहाँ पर बैरिस्टर सैफ साहब भी थे, उनको भी उन्होंने कहा, तो सबके साथ उन्होंने बार बार बात की, और सहाफ़ियों से भी उन्होंने बार बार ये बातें की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस वक्त तक नहीं जीती जा सकती जब तक कौम साथ ना हो। तो उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन जो भी कभी कोई ये नाम लिया जाता है, तो ये दहशतगर्दी जो है आवाम जब आपके साथ होती है तो फिर आप दहशतगर्दी के खिलाफ और सिक्योरिटी वाले तमाम इदारे बॉर्डर्स के ऊपर सिक्योरिटी टाइट करें, वहाँ पर अपना जो है वो उसके इंतजाम बेहतर करें ताकि इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके, और आवाम की जो है राय, आवाम का एतमाद जो है वो साथ होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप इस्लामाबाद यहाँ पर ऑपरेशन कर दें और तमाम लोगों के घर किसी घर कर दें और आप उनके साथ एतमाद, ये कोई भी अगर आपने टास्क करना हो तो आवाम का एतमाद बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि सबको पता है कि रैली पर फायरिंग किसने की। वज़ीर आला KP से जब मिलूंगा तो डेफिनेटली उनसे मैं कहूँगा, तो वो उन्होंने हमारे ज़रिए भी जो है उन्हें पैगाम भिजवाया, बैरिस्टर साहब को भी कहा। अच्छा, इसके अलावा मौजूदा वफाकी हुकूमत आग से खेल रही है। देखें, वफाकी हुकूमत ये फार्म 47 की है, और ये किसी सूरत नहीं चाहता कि मुल्क के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा, कि आइन और कानून की बालादस्ती हो। अच्छा, मौजूदा हुक्मरान अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं और अवाम से कुर्बानी मांगते हैं। देखें, उन्होंने सारा ये टैक्स जो है गरीब अवाम पे लगा दिया है। आज आप देख लें कि अगर 15-16 रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर बिजली थी, तो आज वो 80 से भी ऊपर चली गई है। ठीक है जी। इसी तरह से पेट्रोल अगर 150 पर था तो आज 300 को टच कर रहा है, डीजल इसी तरह से टच कर रहा है। तो तमाम चीज़ें जो हैं आज से, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी अब तक जो है वो यूँ कह लें कि 500 गुना या 1000 गुना ज़्यादा जो है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो उन्होंने बड़ा इसके ऊपर भी जो है वो क्लियर जो है वो मौक़िफ़ लिया है, और उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल ये जो है किसी सूरत भी इनके ड्रामे हैं चोंचलें, और अखराजात अपने ये कम नहीं कर रहे, अखराजात अपने बढ़ा रहे हैं। और जरदारी ने जिस तरह से 88 करोड़ जो हैं वो अपना वहाँ पर खर्चा जो है वो बढ़ा दिया, तो वो भी उन्होंने उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहले ही मार्शल लॉ नाफिज है। SIFC क्या है? हुकूमत किसी और के कंट्रोल में। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि हुकूमत ना, कभी वो कहते हैं इसाक डार के पास पावर है, कभी कहते हैं जी कि मोहसिन नकवी जो है ना वो वायसराय, और के सारी चीज़ें जो हैं वो इनके अपने लोग जो हैं वो भी बयान दे रहे होते हैं कि वो तो चाहते, मोहसिन नकवी चाहते तो वो तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये जो फार्म 47 वाले सारे हैं इनकी हुकूमत नहीं है, हुक्मरानी तो इनको लाने वाले की है। तो ये बात उन्होंने बड़ी क्लियर कैटेगोरिकली की। इसके बाद उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये दोनों फार्म 47 की उन्होंने कहा कि ये जो कहना ना कि फार्म पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो बिल्कुल इनसे हटके नहीं, ये उनका हिस्सा है, ये हर चीज़ में इंजॉय कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अवामी जो है वो नज़रों के अंदर करने के लिए, ये बड़ा इनका कोई तल्लक नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये हिस्सा है। ये फार्म 47 की बजाय जो ही इलेक्शन हुआ इनके तमाम रहनुमाओं ने कहा कि धांधली होगी। जब इनकी आपस में डील बातचीत होगी कि उधर तुम वजीर बन जाओ, उधर गवर्नर बन जाओ, तो फिर उसके बाद इनके मामला ठीक हो गए, और फिर इन्होंने कहा कि नहीं, धांधली नहीं, बिल्कुल ठीक इलेक्शन होंगे। तरीके अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल पार्टी से कोई बात नहीं होगी। ठीक है जी, उन्होंने बिल्कुल कहा
तरीके अदम एतमाद के लिए पीपल पार्टी से तब बात करूँगा जब मैंने इक़्तिदार में आना हो। उन्होंने कहा कि मैंने तो इक़्तिदार की मेरी जंग ही नहीं है, मैं तो रूल ऑफ लॉ के लिए। उन्होंने कहा कोई किसी तरह से किसी से कोई बात नहीं है। बड़ा कैटेगोरिकल उन्होंने कहा कि ये जो सारी खबरें चलाई जा रही हैं ये गलत हैं। मुल्क में जारी बुरहान से निकलने का वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद है। उन्होंने बड़ा इसके ऊपर भी कैटेगोरिकली कहा कि मुल्क के अंदर अगर आप चाहते हैं कि मुल्क बहरान से निकले तो उसका हल सिर्फ और साफ और शफाफ इलेक्शन है। अच्छा, उन्होंने कहा कि फच की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है, लेकिन मुझे इल्म है मौजूदा हुकूमत इंतखाबात की जानब नहीं जाएगी। तो उन्होंने ये भी बड़ा कहा कि ये डेफिनेटली जिस तरह से इनके पास पहले एक अबूरी सेटअप आया उसके अंदर आपने देख लिया कि इन्होंने क्या जुल्म जबर किया। उससे पहले जो 16 महीने इनकी हुकूमत आई, जिस तरह अमेरिका के कहने के ऊपर और उनकी धमकी के ऊपर इन्होंने इमरान खान को हटाकर और जिस तरह से मंडियाँ लगाई गई सिंध हाउस के अंदर और सारा किया, तो उन्होंने उस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये 9 मई की बात, कि 9 मई की बर्दाश्त में आपके ऊपर उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा, हमें भी तो मौका दिया जाए ना, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना रही, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को टारगेट किया गया 9 मई की पादाश के अंदर। तो उन्होंने उसके ऊपर भी बड़ा कैटेगोरिकली खुल के कहा। उन्होंने कहा कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई उसने वो 9 मई का ज़िम्मेदार है, वो उसकी सारी साजिश है। तो सीसीटीवी फुटेजेस चाहे वो कोर कमांडर हाउस हो, चाहे वो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, या चाहे जुडिशल कम्प्लेक्स हो, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस क्यों चुराई? चोरी वो करता है जो पंजाबी कहते हैं काना हो। तो अगर काने नहीं है तो फिर आप मन से यहाँ पर लेकर आए। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि डोनाल्ड लू के बयान पर तहकीकात होनी चाहिए। हमने इसके बाद इलेक्शन के लिए 2 हुकूमतें खुद ख़त्म की। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो है वो डोनाल्ड लू के बयान के ऊपर भी तहकीकात हो, और उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत ख़त्म की, लेकिन इन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना था, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, लिहाजा आर्टिकल 6 इन पर लगना चाहिए, जिन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ये कहा था कि इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पर लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक साफ़ी ने सवाल किया कि आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि इन्होंने असम्बली जो है वो गलत तहरील की और ये किया और वो किए। देखें, असम्बली जिस तरह से तहरील की गई उसमें अमेरिका की जो साजिश थी, जो कि साइफर केस की सूरत में जो बरी हुआ खान साहब का, उसके अंदर FIA के प्रोसिक्यूटर ने भी एडमिट कर लिया कि वाकई इस तरह से जो है वो साइफर के अंदर ये थी। और हम तो कह रहे थे कि साइफर, हम तो कभी भी नहीं मुकरे। तो साइफर जो आया और उसकी पादाश के अंदर ये सारा मामला किया गया। तो फिर उस सूरत के अंदर अगर काजी कासम सूरी ने जाकर वो रूलिंग दी तो वो आर्टिकल 5 उसके बड़ा क्लियर है, मुल्क की सलामती का मसला था, तो उसने उस हिसाब से वो रूलिंग दी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी भी जेल में बैठने को तैयार हूँ, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से मुतल्लक बातें जो हैं वो बेबुनियाद है। लोगों ने कहा कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी भी रहने के लिए तैयार हूँ। जो कह रहे हैं कि मैं मौक़िफ़ से, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल डट के खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं हल्के खुल ना जाएँ, इसीलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं। और यही वजह है कि रिटायर्ड जजेस लगा रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो लेकर आएँ, वो केस चलाएं, ताकि जो है वो जो इन्होंने डाका डाला है फॉर्म 47 के लोगों को बनाया वो जारी रहें। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के ऊपर अदम एतमाद करें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को सीटें ना मिली तो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 देखें बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि रिव्यू की बात की जा रही है कि रिव्यू हुकूमत ने दायर किया, अब इलेक्शन कमीशन मुशावरती ली जा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, 8 जजेस ने पीटीआई के हक में दे दिया है, बल्कि 11 जजेस कह रहे हैं कि पीटीआई जमात थी। और ये आज़ाद कहना कि जनाब पीटीआई आज़ाद जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार जो है आज़ाद हैं, ये इलेक्शन कमीशन की गलती। तो इलेक्शन कमीशन की गलती सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि पीटीआई जमात थी और इलेक्शन कमीशन की गलती थी कि उन्होंने कहा कि आप आज़ाद हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी कि ये आर्टिकल 6 तो इनके ऊपर बनता है। फिर जो है उन्होंने कहा कि आखिर में कि मेरी बीवी के ऊपर अगर कोई हमला किया गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी के, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों के मैंने पहले नाम लिए थे वो ही ज़िम्मेदार होंगे। तो डेफिनेटली ये उनका राइट है कि इससे पहले भी अगर देख लें कि खान साहब के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने नामजद FIR देने के लिए दरख्वास्त दी लेकिन नहीं हुई। इसी तरह से 100 मोटो के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद गया, लेकिन उस वक्त जो है वो कहा गया कि नहीं 100 मोटो नहीं लीजिए। उस वक्त बंदयाल साहब थे तो नहीं लिया गया। इसी तरह से उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी मुझे या मेरी बीवी को कोई हुआ तो मैंने जिनके नाम दिए हुए हैं मेरे, वो उसके अंदर ज़िम्मेदार होंगे। तो ये क्योंकि अभी 13-14 मिनट की वीडियो हो गई है तो मैं मज़ीद वीडियो आपको दूसरी बनाकर भेजता हूँ, जिसमें मज़ीद मैं आपको बुशरा बीबी साहबा के हवाले से तफसीर जो उन्होंने बात की वो बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीबी साहबा जो है उन्होंने क्या बात की मीडिया के साथ। आपने तफसील तो सारी देख ली होगी, लेकिन
जो वहाँ पर हुआ, जो जिस तरह से खान साहब को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया ज़मान पार्क से, बल्कि गिरफ़्तार नहीं अगवा कहेंगे, और जिस तरह से वहाँ पर उनके साथ सलूक किया गया वो भी एक तफसील, और अटक जेल और अडयाला जेल के अंदर क्या सलूक किया गया वो आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि ये ख़ास तौर पर मैंने आपको बताना है, और आपको बताने से ज़रूरी है कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मज़ीद जो है वो मिले। काफ़ी चीज़ें आपको पहले से पता हैं, कुछ चीज़ें नई उसके अंदर आपको जो कल पता चली मीडिया के ज़रिए वो मज़ीद मैं उस वीडियो के अंदर आपको ऐड करूँगा। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि खान साहब ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये मसला है या मुझे ये शिकायत है, या कभी उन्होंने कहा कि मैं तंग पड़ गया हूँ, मुझे निकालो, मुझे लंदन भेजो, मेरा प्लेटलेट्स कम है, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी। नो। लेकिन उनके साथ जो सलूक किया गया है, जिस तरह से उनके साथ ट्रीट किया गया, जैसे बार बार इसरार करने के ऊपर, मैंने जैसे अटक के अंदर उनके साथ इसरार की कि नहीं बताएं, मुझे बताएं, मुझे बताएं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बताएं, तो फिर उन्होंने मुझे मेरी हद तक बताया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, या मैंने सुपरिटेंडेंट को, या मेरे लिए लेटर लिखो, या मेरे लिए दरख्वास्त दो, मुझे प्रोटोकॉल दो, नहीं। इसी तरह से बीबी साहबा ने उनको इसरार किया अटक के अंदर कि आप बताएं, आपकी आंखों से लग रहा है कि आपकी नींद नहीं पूरी हुई, तो वो नहीं बता रहे थे। तो फिर जब वो सारा उन्होंने बार बार इंसिस्ट किया तो फिर उन्होंने जाकर बताया। अच्छा, ज़मान पार्क के अंदर खान साहब ने कहा कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जिस तरह वो यहाँ से हुक्म हुआ, ऑर्डर व्हाट्सएप के ज़रिए जिस तरह से गया, और व्हाट्सएप के ऊपर ही वो गिरफ्तारी पहले से प्लान बनाया हुआ था, फोर्स पहले ही पहुंची हुई थी, और वहाँ पर जैसे वो गए उन्होंने जाकर शीशा तोड़ा। खान साहब ने कहा कि मैं बस चेंज करके आता हूँ, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, और वहाँ पर मुलाजमीन को मार रहे हैं, वहाँ पर जितने उनके PS हैं, उनके सिक्योरिटी वाले लोग हैं जो उनका सारा वो कोऑर्डिनेशन करते हैं ज़मान पर, उनको मार रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मारना शुरू कर दिया। फिर जो शीशा लगा हुआ है बुल प्रूफ, उसको तोड़ा। उसको तोड़ते हुए खान साहब को जिस तरह से उन्होंने पकड़ा, ऊपर कपड़ा डाला जैसे कोई बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ है, और जिस तरह धक्के देते हुए उनके साथ जो जो तशद्दुद वाली बात की गई थी ना, वो बेसिकली इस दिन की बात की गई थी जो कल मनसूख किया गया कि नहीं कोई रिसेंट ताज़ा तशद्दुद हुआ है। वहाँ पर उनकी जो कंडीशन है वो एक अलग मामला है, लेकिन जो कपड़ा डाला गया या धक्के मारे गए वो सारा मामला या तशद्दुद की बात है वो यहाँ पर की जा रही थी कि उनको इस तरह से वहाँ से लेकर गए। एक बेपर्दा खातून है और घर में आप घुस रहे हैं किसी के, तो पहली बात तो ये कि बगैर, जब भी आप किसी के घर जाते हैं तो बगैर वारंट के नहीं जाते, और फ़ौरन ये सारा एग्जीक्यूशन भी कर गए, वारंट भी किए गए, सारा मामला यहाँ से, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर ही सारा वो एक कॉल ही थी ना, व्हाट्सएप क्या वो एक कॉल करनी थी कि जनाब आप जाकर ये धावा बोल दें। तो एक साहबका वज़ीर आज़म के घर आप इस तरह से जा रहे हैं, आप इस तरह से उसके घर में दाखिल हो रहे हैं, उसका कसूर क्या? उसने एब्सोल्युटली नो, उसने कहा कि हमारा मुल्क आइन के मुताबिक चले, उसने कहा कि हमारा मुल्क कानून के मुताबिक चले, उसकी ये गलती थी। इस गलती के ऊपर आपने इतना अना का मसला बना लिया कि आपने कहा कि उसे घसीट कर लेकर आना है, और इसी तरह 9 मई को किया गया, जिस तरह से घसीट कर ले गया वो सारा आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर मैं बात बीबी साहब की कर रहा हूँ कि उन्होंने जो बातें की, उन्होंने बताया वहाँ पर कि किस तरह जो है वहाँ पर आए और किस तरह से वो लेकर गए, किस तरह उनके साथ सलूक किया गया, तशद्दुद किया गया, और मुंह पर कपड़ा डाल कर लेकर गए जैसे बड़ा दहशतगर्द। फिर अटक जेल में मुलाकात, क्योंकि मैं बारहा वीडियो भी बना रहा था, रब्ता भी कर रहा था सुपरिटेंडेंट जेल को, होम डिपार्टमेंट के जो एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं उनको, और तमाम लोगों को, मैं IG जेल खाना जात को, क्योंकि मैं उससे पहले जो 22 मई जो लॉन्ग मार्च था उसके अंदर जो लोग हमारे गिरफ्तार किए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट से आर्डर हुआ था, तो उस वक्त से मैं उनके साथ रब्ते में था, उनको मैं मुसलसल जो है वो लोग रिलीज़ होने करने थे, तो वो MP के ऑर्डर के तहत उन्होंने उठाया हुआ था लोगों को, तो वो मैं उस टाइम के साथ मेरा उनके साथ होम डिपार्टमेंट वालों के साथ ख़ास तौर पर मैं रब्ता करता रहता, मेरे पास नंबर था उसका पर्सनल। तो लेकिन सुपरिटेंडेंट जेल का यूँ ही मुझे पता चला कि यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो मैंने पहले ही उसका नंबर लेकर उनसे रब्ता शुरू किया। उन्होंने मुझे मिलाया, इस सूरत में मिलाया कि आप वकालतनामे करवा लें, क्योंकि आपको पता है कि दरमियान में जो है वो जिस तरह से हर्डल्स आ रही थी, हम बार बार वीडियोस बना रहे थे कि हमें मिलने नहीं जा रहा, तो वो प्रेशर डेवलप हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आके वकालतनामा, और फिर मुझे 2-3 घंटे वहाँ पर उन्होंने रास्ते में 1 घंटा एक जगह पर 1 घंटा वो पैदल चला के लिए, वो सारी मैंने आपको तफसील बताई। तो उस वक्त भी खान साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने जो है वो खुद नहीं क्लेम किया कि मुझे ये किया वो किया, बल्कि मैं बारहा पूछ रहा था कि खान साहब बताएं। इसी हवाले से बीबी साहब ने कहा कि खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये करो, मुझे ये सहूलत दो, मुझे ये प्रोटोकॉल दो, मुझे ऐसी लगा के दो, बल्कि उनकी आंखें जो हैं वो फील हो रहा था कि उनका नींद पूरी नहीं हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि बताएं, तो वो नहीं बता रहे थे, बार बार उन्होंने कहा कि मैंने पूछा। तो जब उनके पूछने के ऊपर उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि
मुझे जो है बताया कि ये सारी सूरत हाल है, वहाँ पर ये सूरत हाल, क्योंकि उन्होंने बीबी साहब ने जो बात बताई, उन्होंने कहा कि जो मैंने भी पहले आपको अटक जेल जब मैं निकला था तो मैंने फ़ौरन आपको बताया था कि वहाँ पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा वो दिन में होती हैं, और वो जैसे एक होता है ना कि मीठा कोई फेंका होता है या कोई ऐसी मटीरियल फेंका होता है, और इसी तरह से जो कीड़े मकोड़े हैं रात को वो गिरते रहते हैं, और जो उनका जगह है उसके सामने वो शेल्टर नहीं है, वो शेड नहीं है, कोई बरामदा नहीं है। जब बारिश हुई फ़ौरन नहीं आया पानी, और जो उनका जो बिस्तर वगैरह था वो भी हमने उसको डिटेल में बताया, क्योंकि पहले वाले दिनों में तो बिल्कुल बिस्तर वगैरह दिए नहीं किया, बगैर चादर के जो है वो फ़र्श के ऊपर जो है वो कल उन्होंने ख़ास तौर पर बताया कि फ़र्श के ऊपर खान साहब सोते रहे 3 दिन, और उसके बाद फिर उन्होंने कोई चादर दी। फिर 15 दिन के बाद हमारे बार बार वो कहने के ऊपर हमने बात की कि इस तरह से सलूक किया जा रहा है, वहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं, वहाँ पर जो खाना जो है वो गंदा तरीन दिया जा रहा है, और वाशरूम के ऊपर कैमरा लगाया गया है, छोटा सा वाशरूम है, ये बात मैंने आकर बताई थी। तो उस सारे प्रेशर के बाद उन्होंने बार बार कहने के बाद 15 दिनों के बाद एक वो जो सोफ़ा नुमा एक होता है बेड, वो चारपाई, वो उन्होंने दी जिस पर बंदा सीधे से ठीक से सो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि उनके मेंटली टॉर्चर किया जाए, लेकिन वो डटे रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे एसी लगा, वहाँ पर पंखा जो है वो खाली था, क्योंकि गर्मियों के महीने के अंदर उनकी अगस्त के अंदर गिरफ्तारी हुई थी 5 अगस्त को। तो इस तरह की सूरत हाल थी, लेकिन खान साहब डटे रहे। खान साहब ने बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे ये करो, लेकिन उनके साथ बुरा सलूक किया जाता रहा। और फिर वहाँ से जब हम बार बार क्लेम कर रहे थे, जज गए, कुछ उन्होंने चीज़ें जाके वो वॉल वगैरह भी लगाई, उन्होंने कहा कि ये कैमरे तो वाकई लगे, जो कह रहे थे कि कैमरे भी नहीं लगे हुए। और फिर उन्हें जब अडयाला जेल में शिफ्ट किया गया तो यहाँ पे भी डेथ सेल में उन्होंने कहा कि हमने 3 सेल दे दिए हैं, 8 सेल दे दिए हैं, कहाँ पर सेल हैं? उन सेल्स के अंदर क्या उन्होंने वो किराए पर देने थे? मतलब झूठ की भी कोई हद होती है, बकवास कर रहे थे। तो खान साहब को एक डेथ सेल के अंदर रखा गया, और स्टिल वो छोटा सा कमरा है जिसकी तस्वीर बड़ी बनाकर, और देखें ना कि वो टावल उन कपड़ों के ऊपर ही टावल लटकाया हुआ है। उनको जो है वो इतनी तंग जगह है कि वहाँ पर जो है वॉक करने की क्या दूर की बात है, वहाँ पर वो बड़ा मुश्किल से जो है वो एक बंदा रह सकता है। बहुत छोटा सा सेल है, 8 बाई 10 करो, वही साइज़ जो है आपके सामने भी आया। तो खान साहब को वहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ पर कोई एसी नहीं है। नवाज शरीफ था, उसको एसी थे, उसको प्रोटोकॉल थे, उसको दिन में बाहर जितनी दफ़ा वो मिलना चाहता था, जितने लोग मिलना चाहते होते थे उसको लोग मिलते थे, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। उसको जो है वो खाने पीने की सारी यहाँ पर तो उनको कुक दिया गया हुआ है, ऐसा कुक दिया गया है जो एक कैदी है जिसको खाने की समझ ही नहीं है, और ये बीबी ने बताया कि उसको तो खाना बनाने की समझ नहीं है। तो खान साहब के ऊपर कोई एसी नहीं है, खाली पंखा दिया हुआ है। वो भी बिजली जो है बंद कर दी जाती है, जानबूझकर पंखा बंद कर दिया जाता है। बल्कि अब तो खान साहब कहते हैं कि जो है वो बिजली का जो वो पंखा जो है बंद करते हैं तो वो पढ़ते रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अब महसूस ही नहीं होता, मुझे आदत हो गई है। लेकिन उन्हें तो आदत हो गई है, लेकिन हमें तकलीफ जो है हर वक्त होती है, पूरी कौम को तकलीफ हर वक्त रहती है। और इस तरह से एक साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ आप ट्रीट करें, जो जेल मैनुअल कहता है, जेल मैनुअल के मुताबिक उनका हक है जो वो भी नहीं दिया जा रहा है, जो उनका जेल मैनुअल के मुताबिक उनका राइट है वो भी नहीं उन्हें दिया जा रहा। और ये राइट जो है फार्म 47 की हुकूमत को खुद देना चाहिए, और अदालतें जो हैं वो देख रही हैं। और हमने उस वक्त दरख्वास्त दी थी कि हमें इनसे कोई यकीन नहीं, क्योंकि हमने दरख्वास्त दी थी, खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ था, तो वो दरख्वास्त भी FIR दर्ज नहीं की गई थी। तो बीबी साहब ने भी कहा कि देखें हमने दरख्वास्त दायर करवाई थी कि उनके जो है वो हेल्थ के हमें कंसर्न्स हैं, उनकी जान के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन की जाए। तो आज तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया गया, आज तक उसके ऊपर कोई समात जो है वो एक आध दफ़ा हुई, लेकिन उसके ऊपर कोई सदबाब नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं दिया गया, आज तक क्यों अदालतें उसके ऊपर खामोश हैं। तो उन्होंने कहा कि खान साहब जो है वो डट के खड़े। उन्होंने कहा कि ये समझे ना कि मैं कोई पीछे हट जाऊंगी। तो बीबी साहब ने कहा कि मैं किसी सूरत जो है बिल्कुल साथ खड़ी हूँ, क्योंकि वो हक पे खड़े हैं और हम हक के लिए जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो तो सारे डाले गए थे करप्शन की वजह से, लूट मार की वजह से, और हमें इस वजह से डाला गया क्योंकि हम इस कौम के साथ खड़े हैं, इस अवाम के साथ खड़े हैं, और खान साहब अवाम के लिए कुर्बानी दे रही हैं, उनको कोई अपने केसेस नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा कि हर बंदे का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, हर बंदे का कोई ना कोई मामला होता है। लेकिन खान साहब आज अगर जेल में हैं तो खान साहब आज जेल में हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है इस आवाम की खातिर है, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, और वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद, और वो कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तो खान साहब ने इसके ऊपर बीबी साहब ने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की, और उन्होंने जो उनके साथ सलूक किया गया नैब अहकाम की तरफ से, वो कल मैंने तफसील दी कि नैब वाली एक खातून ने आकर उन्हें धक्का दिया, और सिर्फ क्या मकसद था, तजलील। और बीबी साहबा को अडयाला जेल से बाहर नहीं लाया गया, अडयाला जेल के अंदर ही
उन्हें गिरफ्तारी डाली गई। और इसमें हाई कोर्ट के मुख्तलिफ फैसले मौजूद हैं कि जब बंदा एक मुकदमे में गिरफ्तार होता है तो उसे तमाम मुकदमों में गिरफ्तारी उसकी तस्वर की जाती है। लेकिन यहाँ पर तोशाखाना जो है दोबारा स्टार्ट कर दिया गया, हालांकि इसमें पहले जो है वो 14 साल बीबी साहब कबीर खान साहब को सज़ा दी गई और तोशाखाना में ही खान साहब को जज हमायूं दिलावर ने 3 साल, यानी कि टोटल 17 साल खान साहब को सज़ा हो चुकी है तोशाखाना केस के अंदर, और बीबी साहब को 14 साल हुई। और अब आप देख लें कि जब वो सज़ा इन्होंने देखा कि वो सज़ा जो है मुअत्तल हुई, तो अब इसके अंदर दोबारा एक नया, यानी कि आप फिर एक नया केस चंद दिनों के बाद फिर एक नया स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से टैक्टिस कर रहे हैं, ये इनका असली जो है वो चेहरा है। तो इंशाल्लाह वो तो हम बताया कि नैब जिन्होंने ये धक्का दिया उनके खिलाफ हम कार्रवाई का बिल्कुल करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आपने दीगर चीज़ें भी देखी कि हम रेफरेंस भी जो है वो लेकर आ रहे हैं, इनके ऊपर रेफरेंस भी करेंगे। जो काजी फाइज हिस्सा है उसके हवाले से भी हमारी मुशावरत जारी है कि रेफरेंस या उसके रिक्यूज़ल जो भी उसके ऊपर डिसीजन आएगा, अमर फारूक जिस तरह उन्होंने नाइंसाफ़ियाँ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके हवाले से भी। और बाकी जो है वो आपको बताना चाहूँ कि खान साहब बीबी साहबा के हौसले बुलंद हैं, उनके वो हिम्मत कभी नहीं टूटती, जो मर्जी ये कर लें, लेकिन किसी सूरत जो है वो एब्सोल्युटली नॉट वाले मामले से एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मज़ीद मैं आपको एक आध और वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैंने कल भी तफसील से बात की थी, आज भी 2 वीडियोज़ 2 ये हो चुकी हैं और तीसरी भी मैं आपको केस के हवाले से आपको आगाही देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैं आपको केस के बारे में बताऊं कि इसमें परवेज़ खटक जो हैं, ज़ुबैदा और आज़म खान, उन्होंने गवाही दी थी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर। तो गुज़श्ता रोज़ जो समाअत थी उसके अंदर हुआ क्या हुआ, ये कि उनके ऊपर क्रॉस था, वो आए हुए थे, परवेज़ खटक से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, उसको फिर बिठाया गया कुर्सी के ऊपर और उसने उसके ऊपर क्रॉस, ये झूठे हैं। और आज़म खान ने भी आकर जो गवाही थी उसने कहा कि मैं उसका अभिनय के अंदर ही नहीं था। तो इससे पिछली डेट के ऊपर जब अदालत में पूछा गया कि आपने एक पहले स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि जो मैं अब स्टेटमेंट दे रहा हूँ यही मेरा बयान है। तो अल्लाह ताला हक है और हक की इंशाअल्लाह ताला फतह होगी। ये झूठे केसेस हैं। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर अब दोबारा समाअत जो है वो कल तक मुलतवी है, कल इसमें समाअत होगी। और उसके साथ साथ जो जिस तरह नैब ने गिरफ्तारी डाली थी उसको भी हमने चैलेंज किया था, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत है। और मुख्तलिफ एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर केस खान साहब के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए थे जी, दफ़ा 144 के ऊपर आपकी माँ के ऊपर ये तोड़ फोड़ हुई, आपकी माँ के ऊपर ये हुआ, तो दहशतगर्दी की FIR वकला पर होगी, खान साहब पे हो गई, फिर कौन इसमें बचता है, कोई भी नहीं रहता। तो वो उसमें ट्रायल चल रहा है, तो उसमें भी कल हाज़िरी होगी। जो अलकादर ट्रस्ट केस है, अलकादर ट्रस्ट केस के मैं अगर बताऊँ तो बड़ा क्लियर है कि एक बंदा भी ये नहीं कह रहा कि खान साहब या बीबी साहबा ने पर्सनल जो है वो उनके फाइनेंशियल बेनिफिट लिया हो, यानी कि उनके अकाउंट में पैसे गए हों। वो पैसे थे जो मलक रियाज के थे, जो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए और सुप्रीम कोर्ट से अब हुकूमत के पास जा चुके हैं। और उसके ऊपर जब वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रहे, अरबों रुपए का फ़ायदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बेनिफिट लिया। तो जब अरबों रुपए का बेनिफिट उस पैसे के ऊपर आया और 190 मिलियन जो पाउंड है, ये पाकिस्तान में आप मुझे बता दें कि पहले कभी इतने पैसे बाहर से आए नहीं आए। तो एक अच्छा काम किया गया कि बाहर से पैसे आ रहे हैं और वो हुकूमत के पास जाएंगे। तो उसमें क्या था, अलकादर ट्रस्ट जो है उसमें बीबी साहब और खान साहब ट्रस्टी हैं, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ट्रस्टी क्या होता है, उसने टाइम देना होता है, वो एक अच्छा काम करते हैं। जैसे एक नमल यूनिवर्सिटी बनाई, जैसे शौकत खाना बनाया, तो उसमें ट्रस्टी हैं। तो ये भी ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो ट्रस्ट के नाम पर है, खान साहब बीबी साहबा के नाम पर नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट जो है वो जो एग्रीमेंट हुआ हुआ है, अगर ये नहीं चल सकता तो फिर आगे फिर भी कोई ऐसे इदारे को ये दिया जाएगा जो ट्रस्ट की तरह का वो काम करता हो। तो फिर उसमें उनका कसूर क्या, कसूर सिर्फ यही है कि वो हक और सच की जंग लड़ रहे हैं, वो मुल्क में आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो इस तरह से केसेस बनाए गए हैं, जितने गवाह लेकर आ जाएँ, 30 गवाह हो चुके हैं, आप और गवाह लेकर आ जाएँ, उनके ऊपर जितना क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कोई 1 रुपए का बेनिफिट नहीं है, कोई 1 रुपए का उनका फाइनेंशियल उनको फ़ायदा नहीं है। झूठे केसेस हैं, झूठे केसेस बनाए गए हैं और उनका कोई ओरिजिनल उसकी कोई हकीकत नहीं है। इसके अलावा नैब वाला केस वो आपके सामने है, अब उसमें भी गिरफ्तारी डाली गई या 9 मई वाले केसेस के अंदर गिरफ्तारी, ये इनकी बदनीति है। जब एक बंदा गिरफ्तार होता है तो तफ्तीश आप कर लेते हैं। आज आपने देखा कि जिस तरह से छठी दफ़ा जो है वो नैब की टीम अडयाला जेल में गई और वही सवाल करे, और खान साहब ने कहा कि इन्होंने पहले वही सवाल की जितनी दफ़ा पहले तफ्तीश की, अब भी वही दोबारा सवाल। तो मैंने अपना मौक़िफ़ दे चुका हूँ, यानी कि पहले एक दफ़ा सज़ा दी आपने, फिर दूसरी दफ़ा आपने सज़ा दी, फिर आप चाहते हैं कि तीसरी दफ़ा उस एक केस के अंदर कानून कहता है कि एक जुर्म के ऊपर एक कार्रवाई होती है। ये नहीं होता कि 1 साल के बाद आप फिर कहें कि नहीं, एक बंदा मरता है फॉर एग्जाम्पल
और वो अब इसमें तो खान साहब का कसूर भी नहीं है, और उन्होंने जो कोई भी गिफ्ट था, कोई भी बात, वो उन्होंने एक कीमत अदा की। और आप मज़ाक़ा खेज बात देखें कि जिस केस के अंदर, पिछले केस के अंदर सज़ा दी गई, 1 करोड़ 80 लाख के वो हार था, जिसकी कीमत जो है वो अरबों रुपए बताकर, और उसको जुरिस्डिक्शन के अंदर लेकर आए ताकि वो इनका ट्रायल हो सके और सज़ा हो सके। और जब वो छानबीन की गई और खान साहब ने, बीबी साहब ने चेक किया कि वो हार, वो फाइंड तो किया जाए, वो है किधर, तो वो उनके पास निकला। तो जब पास निकला तो अब भी उसकी कीमत कितनी हो गई होगी? 4 करोड़ या 5 करोड़, 7 करोड़ हो गई होगी, 10 करोड़ हो गई होगी, अरबों की तो नहीं है ना। तो ये नहीं कि झूठा केस पहले बनाया गया, फिर उसमें गलत उसकी कीमत लगवा के, यानी कि उस केस के अंदर ही लगाई है, ये मार्केट से नहीं लगा कि अरबों का है, तो वो उसके ऊपर ट्रायल किया गया और उसके अंदर सज़ा दी गई। तो ये इस तरह के केसेस हैं, और उसी के अंदर ही अब दोबारा जो है वो केस बनाकर और दोबारा उसके अंदर वो इस तरह से चाहते हैं। तो ये सूरत हाल है केसेस की। और मैं आपको बताऊं कि इद्दत केस के अंदर जिस तरह बरीयत हुई, और वो दोबारा खावर मार्का हाई कोर्ट के अंदर चला गया, और उसने कहा है कि वो जो फैसला नीचे वाला था वो ठीक था, ये गलत है जो इनकी बरीयत हुई है, तो लिहाजा बरीयत या ख़त्म की जाए, इस फैसले को दोबारा रिवर्स किया जाए। तो जो जिन लोगों ने प्लांट किया था उन्होंने दोबारा से लॉन्च किया, और खान साहब ने जो मैं, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, इद्दत केस के अंदर ये मामला हुआ, और जो खान साहब ने बात की थी वो उन्होंने कहा था कि ये जो अप्रूवर है वही अप्रूवर दो उधर और वही अप्रूवर है। और इनाम शाह के बारे में उन्होंने कहा कि इनाम शाह जो है ये बेसिकली जो है ऑन चौधरी का आदमी था। ऑन चौधरी जहांगीर तरीन एक थे। ऑन चौधरी और जहांगीर तरीन जो है, क्योंकि जब ऑन चौधरी जमान बनी काला था तो उसने शाह महमूद कुरैशी और ये सारे इस ग्रुप को बिल्कुल आउट कर दिया था, और जहांगीर तरीन को करा था, तो हमने इसको निकाला। उसके बाद इसने ये लेकर आ गए इनाम शाह। अब इनाम शाह 2 तनख्वाहें ले रहा था, एक तनख्वाह ले रहा था बनी काला यानी कि खान साहब से, और एक तनख्वाह ले रहा था सरकारी। तो इस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि ये एक तो इसने ये गलत काम किया, दूसरा ये तो बड़ा मुखबर है, और उसका आदमी जहांगीर तरीन का भाई के पास एक इमरान शाह है, वो इमरान शाह इनाम शाह का भाई है। तो वो इमरान शाह जो है वो जहांगीर तरीन का सेक्रेटरी है। तो उन्होंने कहा कि ये तो सारी इन्फॉर्मेशन भी उधर जा रही है और ये 2 तनख्वाहें भी ले रहा है, तो इसको फिलफौर जो है निकाला जाए। तो उसको उन्होंने अप्रूवर बनाकर ऑन चौधरी को उन्होंने इद्दत केस के अंदर लॉन्च किया सहूलतकारों ने, और इसको इस केस के अंदर लाया। तो अब ये दोबारा उसमें भी फिर आएगा, पहले भी इसने गवाही दी, तो वो भी उन्होंने कहा कि ये बताएं कि इसके में अंदर क्या हकीकत है, कि जिस तरह से लाया गया है। अब ऑन चौधरी एक मुखालफ है तो वो क्या हक में गवाही देगा? इसी तरह नवाज शरीफ है तो क्या वो हक में? तो उसकी गवाही का क्या वैल्यू है? गवाही होती है कि कोई न्यूट्रल बंदा देता है कि जनाब ये हुआ है, तो न्यूट्रल बंदे नहीं है, ये वो बंदे हैं जो लॉन्च किए गए हैं। तो ये तफसीलें मज़ीद मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर बताऊँगा। आज की 3 वीडियो।